देर से मत आया करो, 8 कम से कम ऑनलाइन तो टाइम पे आया करो। और आंसर्स तो आए नहीं लिख के, आंसर्स कहाँ हैं? देखो अब जवाब भी नहीं दे रहे हैं ऋतिक। गुड मॉर्निंग। ओके, सो यहां पर हमने देखा कि जो चैलेंजेस हैं वो ये सब हैं जिनका हमने जिक्र किया, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये अभय देओल वाली मूवी है जो मैंने बताया था, शंघाई, ठीक है। और जो कलेक्टर का रोल है वो ज्यादातर इस ऑफिसर के रोल को जैसे इन्होंने निभाया है, कलेक्टर नहीं है, किसी एक प्रोजेक्ट के सीईओ बना रखा है इन्हें, ऐसा होता है। ना कि वो जो भी ये नेटफ्लिक्स वगैरह दिखाते हैं वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये मूवी फिर भी देखना आप। सो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर हम देखें तो इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। अभी उसके चेंजिंग रोल में आप देखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, बिकॉज more and more people are becoming aware and they are asserting their rights. More and more people are collectively becoming conscious of their identities, right? जातीय आइडेंटिटी, धार्मिक आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी। तो जब भी ऐसा कुछ भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल, यू ऑल नो दैट recently there has been increase in the tension in between Karnataka and Maharashtra because they are sharing borders and there are some of the pockets over there which have the problem of settlement of population, right? Or there was some issue in Assam Mizoram border also. So these kind of things, whenever they happen, they become a headache for district magistrate, right? So in practice, वैसे तो सुपरिटेंडेंट पुलिस के फोर्स का हेड होता है और सारे की सारे डे टू डे फंक्शन ये देखता है, पर कलेक्टर के पास भी लोग कंप्लेंट करने आते हैं और पुलिस के बारे में भी कंप्लेंट कलेक्टर के पास करने आते हैं लोग, बिकॉज कलेक्टर का जो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो एक ऑरा है, वो देख रहे हो यहाँ पर ये सिविल ड्रेस में बैठे हैं, टाई वाई लगा के बैठे हैं, तो इनसे बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाई देता, ठीक है। अगर आप लोगों से जाके बात करोगे कि भैया एक बार बताओ एसएसपी साहब के पास जाओगे या कलेक्टर साहब के पास, ठीक है, अगर उनकी दिक्कतें कलेक्टर साहब के पास जाने से इफ दे आर बीइंग हर्ड ऑफ एंड उनकी दिक्कतें कम हो रही हैं, सो दे विल प्रेफर टू गो टू कलेक्ट्रेट बिकॉज देयर इज लेस अमाउंट ऑफ फियर, राइट? सो और ऑब्वियसली जो कई बार जो पार्टीशन एटीट्यूड है पुलिस का, या पुलिस गोज आउट ऑफ द वे एंड पुलिस इज समटाइम ब्रूटल, सो उनकी शिकायत किससे करें? अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस की शिकायत के लिए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं, ठीक है। और कलेक्टर एसोसिएशन इज इनडायरेक्ट एंड मिनिमल। वैसे तो जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का भी जो आपस में एक आर्टिकल 50 मैंने आपको बताया ही था, उसके बाद टोटल सेपरेशन हो गया है, बट स्टिल लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज में, और जैसे कल मैंने आपको बताया था कुछ सीआरपीसी की जो सेक्शंस हैं उसमें कलेक्टर का रोल अभी भी है, राइट? ओके, सो वैसे ये बहुत ही डेलिकेट रहा है और सेंसिटिव रहा है कलेक्टर और एसपी का रिलेशनशिप, और मैं आपको बेसिकली इसके बारे में हम और ज्यादा अभी पढ़ेंगे ही। हाँ कनीज बताएं। Sir, please say me about CRPC, sir. What is the work of CRPC? अच्छा देखो, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। देखो आईपीसी एक है इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड मतलब कोई भी अपराध जैसे बन रहा है, तो जैसे 420, आप कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 420, इफ एनीबॉडी इज डूइंग फ्रॉडरी, ठीक है, किसी के साथ धोखा हो रहा है तो उसको बोलते हैं 420 में उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, ठीक है। ये तो हो गई सेक्शंस लिखे हुए हैं आईपीसी में, ठीक है। रेप की धारा हो गई आपकी, ठीक है, या फिर 498A हो गया जो आपकी डाउरी से रिलेटेड है, या 302 मर्डर, 307, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब धाराएं हो गई
ये आईपीसी में लिखी हैं। अब सीआरपीसी में क्या है, प्रोसीजर दिया हुआ है, इन सबको कई चीजों को कैसे करना है, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे करना है वो है कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे 144, 144, ठीक है, ये है अंतर। क्या समझ में आया? Yes, sir, I get. आ गया? ओके, Yes, sir. तो बेसिकली प्रोसीजर है, यहां पर अपराध का सेक्शन बता रखा है, डिवीजन, वहां पर अपराध को कैसे, उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कैसे कंट्रोल करना है, क्या होगा अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो क्या होगा। यहां पर है किसी ने ऐसा कर दिया तो ये धारा लगा दो, ठीक है। अपराध की श्रेणी है यहाँ पर, मतलब क्राइम का जो टेबुलेशन कर रखा है, 420, 120 बी, ठीक है, 302, 307, 306 और आपका जो भी मैंने बताया। तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं आपको पता होना चाहिए, पर एक आध तो पता होनी चाहिए। 420, ठीक है, 120 बी, और अगर रेप कोई हो रहा है या डाउरी हो रही है, मर्डर हो रहा है, ये छोटी मोटी सी धाराएं, मतलब छोटी मोटी सी नहीं, वैसे तो बड़ी है, मतलब अखबार में जो जर्नली आती हैं 2-3, वो पता होने की जरूरत है, ठीक है। सीआरपीसी का मैंने आपको बताया ही था, और अभी भी आगे मैं अभी बताऊंगा लॉ एंड ऑर्डर को, जो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो ये है कि उसके साथ दिक्कत क्या है। अब लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, टाइम एंड एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्यों इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज क्यों हो रही हैं ये, ठीक है। इनके इंक्रीज होने का कारण है मोबिलिटी ऑफ पीपल, ठीक है। नंबर 2, अर्बनाइजेशन, ये लिख लेना, ठीक है। नंबर 3, ग्रुप कॉन्शियसनेस। ग्रुप कॉन्शियसनेस का मतलब है इसका अपने धर्म के प्रति, रिलीजन, कास्ट, इनके प्रति क्या होती है, अवेयरनेस आ रही है, कॉन्शियसनेस आ रही है, तो लोग लड़ते उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई पीपल आर इनवाइटिंग टू लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट आल्सो टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, राइट। सो इसको आप लगातार देखते रहेंगे अखबारों में, जब भी आएगा कि कहीं पर कुछ मसला हुआ है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या है, ये उसका चेंजिंग रोल भी है, बिकॉज अर्लियर इतना ज्यादा मोबिलिटी नहीं थी लोगों में, इतनी ज्यादा अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस नहीं थी। कम्युनल टेंशंस भी हमारे देश में होता ही रहता है, आपको पता है ना। कुछ लोगों की आदत है कि वो किसी भी मुद्दे को, रिलीजियस प्रोसेशन को या कोई भी इवेंट को क्या करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, एंड देन दे यूज वायलेंस टू अटैक ईच अदर, राइट। सो ये आपको देखने को मिलेगा। तो कलेक्टर के यहां पर भी बहुत सारा टाइम उसका चला जाता है। अब यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन एक अनदर इंपॉर्टेंट एरिया है जो कलेक्टर को देखना पड़ता है। सो नाउ कलेक्टर्स रोल हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। जैसे हमने बताया था कि 1950s के बाद भी नए नए जो काम जुड़ते जा रहे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ है, वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। सो वहां पर भी ही हैज नाउ मोर रोल टू प्ले, राइट। सो रेगुलरली देयर आर मोर वन क्राइसिस ऑफ द अनदर। कहीं तो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, कहीं फ्लड हो गई, डकैती हो गई, टेररिज्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर कलेक्टर का इंटरवेंशन इमीडिएटली होता है। आपको, मुझे नहीं पता कि आपने वो वीडियो देखा है या नहीं देखा है। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में कुछ लड़के हैं एंड दे आर कमिंग एंड दे आर नॉट लेटिंग द एग्जाम हैपन, ठीक है। किसी ने देखा है क्या वो? तो एक छात्र नेता इज देयर हु इज सेइंग आई एम अ छात्र नेता। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं, उनसे बात करते हैं, हाँ कब के छात्र नेता हो? कि सर हम पास आउट हो चुके हैं। तो कि अभी क्या कर रहे हो कैंपस में, ठीक है। और उस शायद एमएससी या कोई कुछ क्या पढ़ा हुआ था। सो उससे पूछा कि अच्छा ये बताना क्या होता है, तो वो, ठीक है। तो मैंने तो वो वीडियो देखा था शायद, हाँ प्रखर बता रहे हैं कि उन्होंने देखा है, ठीक है। तो दैट वाज मध्य प्रदेश का एक वो है। तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर। मेनी अ टाइम्स
इवन इन द कैंपस वॉयलेंसेस कलेक्टर हैज टू गो, और उसकी नॉर्मल फंक्शंस पे क्या होता है, असर पड़ता है, और इसकी वजह से जो उसका डेवलपमेंट का फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिप डाउन हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द क्राइसिस एंड चेंजिंग रोल आल्सो, दैट ही हैज टू फोकस on trivia, on every matter, because every small matter can become a big issue or could flare up, right? So that could flare up. So इस वजह से ये चीज है ना। तो दिस इज हाउ द चेंजिंग रोल इज देयर। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कलेक्टर क्या काम कर रहे हैं। कई बार कलेक्टर्स की आपको ऐसे वीडियो भी आ जाते हैं कि भीड़ को समझा रहे हैं, और वहां पर देयर इज एक्सीडेंट, देयर इज सम इशू, वहां पर कलेक्टर साहब गए, उन्होंने भीड़ को समझाया, ठीक है। तो ये हमारे रोज के उसमें देखने को मिलता रहता है, ठीक है। और सो डेवलपमेंट प्रोसेस में भी इनका बहुत रोल है। लोगों को अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मौका मिलता है, तो वो अपने हिसाब से वर्क को आगे बढ़ाते हैं। और some officers focus their attention on welfare of people, other on health activities, some on the collector concentrate special जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर आपको whenever you will be reading newspaper आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कोई फीमेल कलेक्टर होंगी तो वो बहुत ज्यादा मेनिस्ट्रुअल हेल्थ और जो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको शी वुड बी एड्रेसिंग। देन देयर वुड बी सम कलेक्टर्स हु आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन एजुकेशन, सम ऑफ देम इवन ट्राई टू एजुकेट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। ऐसे बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की क्लासेस लेते हैं संडे को या जब भी उन्हें टाइम मिलता है, ऐसे भी कलेक्टर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। फिर बहुत सारे कलेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, जैसे एक हैं मिस्टर डॉक्टर शर्मा हैं वो, और वो सत्यमेव जयते पे भी आ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा सत्यमेव जयते पे भी आ चुके हैं, सत्यमेव जयते, ठीक है। एंड हाउ डू आई मेट हिम, ही वाज द ऑब्जर्वर, इलेक्शन observer where I was posted, and he is in from Rajasthan cadre, right? And he was election observer in UP in 2017 election. So I met him. He was with us for 3 months, right? So his Dr. Sharma and his contribution has been कि ये जन औषधालय जो राजस्थान में शुरू हुआ था, औषधालय जन औषधालय शुरू करने में इनका योगदान था, और सत्यमेव जयते पे भी आए थे। आई डोंट रिमेम्बर नेम, क्या राजस्थान से तो प्रखर तुम हो ना, है ना, तो तुम्हें याद है क्या ऐसे कोई डॉक्टर हैं तुम्हारे? मैं बताऊं क्या नाम है इनका, ठीक है, एक बार पढ़ना जरूर। वन ऑफ द एग्जाम्पल टू लीड। क्या है? कम कहाँ रह जाते हो? उधर घूम रहे थे? अच्छा बैठिए बैठिए, मैं चलो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी एकदम से मिल नहीं रहा है, तो ये है कि many people have different their activities. Some of the collectors आपने देखा होगा, they go to and visit to schools, ठीक है, स्कूल्स में विजिट करते हैं। तो यहाँ पर और सारा ही जो डेवलपमेंटल का काम है वो देखते रहते हैं और लगातार न्यूज में भी रहते हैं, ठीक है। और एक दो कलेक्टर अगर आपको ध्यान हो, जैसे मैं बता रहा हूं कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, एक डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था कि कुछ भोजन माता एक होती है, पता है आपको भोजन माता कौन होती है? मिड डे मील में कोई रोल है भोजन माता का?
कौन होती है भोजन माता? खाना बनाती हैं जो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं भोजन माता। मिड डे मील प्रोग्राम में भोजन माता। सो वहां पर क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने कहा कि ये भोजन माता हमारी जाति से नहीं है, तो उनका बहिष्कार कर दिया। फिर कलेक्टर गए, भोजन माता से खाना बनवाया, खुद खाया, सब टीचर को खिलाया। तो ऐसे रोल भी आपको देखते हुए को मिलते रहेंगे, ठीक है। और अभी बहुत सारा काम जो इनका है वेलफेयर में चले जाता है, हेल्थ एक्टिविटीज में चले जाता है, और कुछ का स्पेशल प्रोग्राम्स में चले जाता है, और कई बार इनको डेवलपमेंटल काम के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो ये भी इनका क्या है, एक चेंजिंग रोल है और एक कंस्ट्रेंड है कि परफॉर्मेंस और डेवलपमेंटल जो काम है, सड़क बनना, ठीक है, या फिर आपका किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होना फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, या फिर सब्सिडी का मिलना, इन सब चीजों में डिले होता है, ठीक है। और ये भी जरूरी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए दैट ही और शी नीड्स टू हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद पॉलिटिशियंस एंड द स्टेक होल्डर्स। देखिए एक चीज ये मान के चलनी है, whenever we study the bureaucracy we always put the politicians into negative light, पर अगर आप देखेंगे पॉलिटिशियंस के एंगल से तो their interference is also helpful in many ways, ठीक है। So sometimes we have seen that the bureaucracy becomes arbitrary. They do the work which is they kind of take steps which may not be considered to be best for the people, right? And these kind of intervention by politicians help them to understand, because politician is somebody who is connected with people on to into 24/7. Sometimes their intervention do lead to positive result, but definitely most of the times they are nuisance and they create troublesome atmosphere for the district collector. Okay. तो अभी अगर हम, अब आपका ये है कि इम्पेरेटिव्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की जो हम बात कर रहे थे, सो इम्पेरेटिव्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर की हम बात, जो आपका टॉपिक है आपके इसी चैप्टर में, तो वहां पर अगर हम देखें तो साउंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज बेसिस ऑफ ऑर्डरली एंड सिविलाइज्ड लाइफ। तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा अच्छा, तो फिर क्या होगा, उससे ये दिक्कत होगी कि people would not be able to live their life properly, there would be no investment in a city, and altogether chaos would prevail, ठीक है। तो जर्नल फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ ही हैं, और उसके सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस और अदर एजेंसीज भी होती हैं। सो लॉ एंड ऑर्डर के अगर हम फंक्शन देखें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फंक्शंस जो लॉ एंड ऑर्डर को रिलेटेड है, सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स, ठीक है, क्राइम के मामले कितने हो रहे हैं इस पे भी उनकी नजर रहती है, और प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कहीं पर भी ऐसी स्थिति आ रही है दैट जो पीस है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसमें भी उनको इंटरवेंशन करना होता है। तो अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं, धारा 144 कब लगती है, कैसे लगती है, और उसके क्या इंटरनल चीजें हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रोज रोज ऐसे न्यूज आपको देखने को मिलेगी, तो आप उन न्यूज में देखेंगे और बस ये ध्यान रख लेंगे, शहर और वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, कस्बा कहां पर क्या हुआ, बट ये जरूर आपको पता चल जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड ही इज डूइंग इट। ओके, तो वैसे लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर में क्या डिफरेंस है ये भी जान लेना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन किया है बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर related to individual crime and public order, जो community at large है। तो अगर whenever there is a problem, जैसे अपराध हो रहा है, crime is happening, so it becomes a law and order situation, that law and order, orderliness क्या होता है कि कोई भी चीज ऑर्डर में ऐसे है, हर चीज सही ढंग से है, 1 2 3 4। अब डिसऑर्डर क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे रहे, इसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये अगर किसी ने 3 हत्याएं कर दी, 3 मर्डर्स हैपेंड, सो लॉ एंड ऑर्डर डिप्ट, इट बिकम वर्स, ठीक है।
तो इंडिविजुअल्स से रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे हैं वो है लॉ एंड ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर है बड़ा, कम्युनिटी, दंगे हो रहे हैं, ठीक है, लोग इधर उधर बात नहीं मान रहे हैं, तो वो पब्लिक ऑर्डर का टर्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कहा है कि ये इंटरचेंजेबली नहीं यूज होने चाहिए। So law and order consists of analysis made by police of the situation in an area and their commitment to firm action and penalties under criminal law. ठीक है, public order is duty imposed on district magistrate to assess whether it is necessary to rush to the spot where law and order has been breached to prevent violence spreading and ease tension. तो जहां पर भी माना कि व्हाट हैपेंड कि लेट अस सपोज कि एक डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर क्या हुआ कि कुछ लोग मेले से आ रहे थे, दे वर कमिंग आफ्टर अ मेला एंड समबडी लूटेड देम एंड देयर वाज आल्सो सेक्सुअल असॉल्ट। तो अभी यहां क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गई। अब इससे रिलेटेड अगर उनके समाज के लोग, उनके धर्म के लोग, जाति के लोग आ जाएं सड़कों पे बवाल करने लगे, तो फिर पब्लिक ऑर्डर भी खराब हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? क्या सबको समझ में आया है लॉ एंड ऑर्डर पर पब्लिक ऑर्डर में क्या अंतर है? बताओ। दंगे कर सकते हैं, पूरा पब्लिक डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर इज मोर स्पेसिफिक टू सम इंसिडेंट्स, ठीक है, कोई अपराध हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर में कमी आई, अपराध हो गया। अब पब्लिक ऑर्डर है कि ये कहीं बड़े स्केल पे ना हो जाए, कम्युनिटी स्केल पे ना हो जाए, तो वो होता है पब्लिक ऑर्डर। और जब वो हम कॉन्फाइन करके बात कर रहे हैं केवल घटनाएं रिलेटेड टू इंडिविजुअल और सम क्राइम, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। इज दैट ओके टू एवरीबॉडी? राइट, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अनुज कहां रह जाते हो, इतनी लेट क्यों आए हो आप क्लास में? वेयर वर यू? नहीं, क्लास है 11 बजे तुम्हारी क्लास है, तो फिर तो अभी तो 8 बज रहे होते हैं। ओके भाई, क्लास में लगातार आना बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप इंटरेक्शन तो करा करो, आप, मुझे भी तो पता चले कि जो दुनिया में मैं पढ़ता हूं आप भी पढ़ते हो। नहीं, आपको मैं याद दिलाता हूं कि क्या तुमने ये न्यूज पढ़ी थी, ये न्यूज पढ़ी थी, ऐसा हुआ था, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है और आपको ये पता चलता है कि अगली बार से मुझे किन न्यूज पे ध्यान रखना है। और देख लेना, जब पेपर देने बैठोगे तो ये रियलाइज करोगे कि पेपर 70% जो पूरा पेपर है वो करंट अफेयर से आ रहा है। राइट, चलो ध्यान रखना। ओके, गवर्नर वाला एक आर्टिकल मिला है कल, ग्रुप में आया है गवर्नर वाला, द हिंदू का एक आर्टिकल। हाँ, उसको पढ़ लेना ध्यान से। जिन्होंने अभी गवर्नर पढ़ा है मेरे साथ वो तो है ही नहीं, ग्रुप में आया होगा प्रखर, ग्रुप में आया है कल, मैडम ने सेंड किया होगा शाम के समय या दोपहर के समय, एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अभी देखो, तो पब्लिक ऑर्डर ये है कि एक्सेस करनी होती है सिचुएशन की, ये फैल ना जाए। तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर पर्टिकुलरली किसी घटना से रिलेटेड होता है, और पब्लिक ऑर्डर जो है वो रिलेटेड टू बाय एंड लार्ज ग्रुप्स या पब्लिक एंड लार्ज। ठीक है, सो दोनों ही लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर इसमें बनाए रखने में क्या है, पुलिस एंड प्रशासन, इट मींस पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही रोल है ना। तो आपको देखने को मिलेगा जब भी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, एसडीएम बनोगे, तो कहीं भी कोई घटना हो गई, ठीक है, तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ठीक है, मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, इसका मतलब है पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्टाफ मुर्दाबाद। ठीक है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हाय 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 के नारे लगते हैं। बहुत ही जिसे मैं कहूँगा कॉमन, एक भारतीय समाज का एक, जिसे मैं कहूँगा कैरेक्टरिस्टिक है वहां पर। और जो भी कई बार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन।
जब हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यहां पर एसएसपी और यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी, जो भी आपके राज्य में बोला जाता है वो, ठीक है। सो वैसे अगर देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज देखी जाए तो सेक्शन 4 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 रीड्स एज फॉलोइंग। तो जो भी आज पुलिसिंग है, तो याद रखेंगे, इसके बाद हम लॉ एंड ऑर्डर वाला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज जो भी पुलिसिंग है भारत में, दैट इज गवर्न्ड बाय द पुलिस एक्ट 1861, ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया था। इसी के समय आप देखोगे कि आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब भी उसी के आसपास 1860 इंडियन पीनल कोड तभी बना। तो 1857 में यू ऑल नो क्या हुआ था, एक रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, बिल्कुल कंट्रोल हमारे देश पे फुल करने के लिए पुलिस में सुधार किए अपने हिसाब से, पीनल कोड्स बनाए, सीआरपीसी बनाई, एविडेंस एक्ट उसी समय का है, ठीक है। सो एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके बारे में देखना, ठीक है। और जब भी यूज, व्हेनेवर इट वुड बी इन न्यूज़पेपर, हल्का सा देखना कि ठीक है इंडियन एविडेंस एक्ट का कुछ बोला, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन पुलिस एक्ट, द पुलिस एक्ट। सो द पुलिस एक्ट वाज इन 1861, वो उसमें है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन अ डिस्ट्रिक्ट इज अकॉर्डिंगली vested in the district superintendent of police and such assistant superintendents of police as the state government considers necessary, ठीक है। तो टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का, वो तो है सुपरिटेंडेंट के पास, और ऐसे अनेक उसके साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। जैसे कहीं कहीं पर एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट, फिर एसपी होते हैं, फिर एएसपी, डीएसपी, जो भी है, ठीक है। बट दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्टेड टू जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लिखा हुआ है आपके एक्ट में। तो ये टर्म याद रखेंगे, जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ये वर्ड लिखेंगे आंसर में भी, ठीक है, आंसर में ये वर्ड लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन of the police in the district is with district magistrate. Therefore there is a dual control, so called law and order पे dual control है district level पे, ठीक है। और duality कैसी है, ये duality कैसी है मैं बताता हूं आपको। तो duality ऐसी है कि यहां पर है, ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये है एसपी, ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पुलिस से रिलेटेड चीज करेंगे, ये मेनली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज करेंगे, एडमिन हो गए, ठीक है। नाउ देयर इज ऑल्सो समथिंग ओवर हियर, एंड देन देयर इज, इसके ऊपर कौन होता है? डिविजनल कमिश्नर, और इसके ऊपर होता है आपका डीआईजी, आईजी, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में तो इनका कोई रोल नहीं है, पर ओवरऑल पुलिस में इनका रोल है। तो पुलिस अपना जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज कमिंग टू एसपी। अब एसपी को एक तो इंफॉर्मेशन अपने डीआईजी और आईजी को देनी होती है, और एक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी होती है। तो जो पुलिस है पूरी, इस पे डुअल कंट्रोल है, एक तो सीनियर स्पेशलाइज्ड जो सेक्शन है उसका स्पेशलाइजेशन वाला, टेलर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, फेओल वाला कॉन्सेप्ट, और यहां पर डुअल कंट्रोल भी है। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी एक तरीके से क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड वो भी डिस्टरप्ट हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड इज बीइंग डिस्टरप्टेड, ठीक है। तो यहां पर ये एक दिक्कत है, पर इसकी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। और जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम आता है, जो हम लॉ एंड ऑर्डर वाली यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है, पुलिस, नेशनल पुलिस कमीशन वगैरह, तब मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिश्नरेट सिस्टम एंड द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट सिस्टम, ठीक है। पर अभी के लिए ये समझो कि पुलिस पे डुअल कंट्रोल है। तो एक तो पुलिस को अपनी हायरार्की में, अप द हायरार्की दे हैव टू इन्फॉर्म,
and get the direction. Then there are also direction which are coming from the district magistrate, right? So this is called duality of command. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? डुअल कंट्रोल वाली बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? आ गई? कनीज आपको आई? ठीक है. नो लेट, क्या लिखा है अनुज? अच्छा, रिपीट करें. ओके, तो देखिए ये है डिस्ट्रिक्ट. यहां पर दो बड़े फंक्शनरीज हैं, एक है एसएसपी और एक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे एसडीएम, इनके नीचे एएसपी, डीएसपी या एसपी डीएसपी इनके नीचे आएंगे. ठीक है. इनके ऊपर दो और फंक्शनरी हैं, ये हैं कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, जो 4-5 जिलों पे एक होता है, साथ में डीआईजी. ठीक है. अब ये जो एसएसपी हैं, इनके यहां जो भी अपराध होता है, वॉट एवर इज हैपनिंग ओवर हियर, द क्राइम that is happening over here, he has to report it to district magistrate. Number 1, not all crime but majority. Number 1 ये हो गया. Number 2, he has to report to his senior also here. Number 2. So यहाँ पर number 2, so यहाँ पर डुअल कंट्रोल हो रहा है. एक तो डीएम से भी कंट्रोल हो रही है पुलिस व्यवस्था, ठीक है, और एक हायरार्की में भी कंट्रोल हो रही है. अब समझ में आया कि डुअल कंट्रोल का क्या मतलब है? डुअल कंट्रोल मतलब समझ में आ गया? तो स्मॉल चीजों के लिए तो डीआईजी को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा रोज जाके, ठीक है, और छोटी छोटी चीजों के लिए तो करना मतलब डीएम को नहीं करना होगा, पर डीएम पूछ सकता है कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा है, यहाँ पर अभी दंगा हुआ है, तो क्या किया आपने? देयर वाज अ प्रॉब्लम में दिस, यहाँ पर इसकी रिपोर्ट भेजिए मुझे, ऐसे करके. सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो डुअल कंट्रोल होता है पुलिस पे. पुलिस हैज टू रिपोर्ट, पुलिस का जो कप्तान है, मतलब दी एसएसपी हैव टू number 1 report to डीएम also and number 2 report to his senior also, डीआईजी, जो हायरार्की में सीनियर हैं. ठीक है. तो इसको और ऐसे समझ सकते हो, मैं इसकी हायरार्की बना दे रहा हूं. देखो यहां पर डीजीपी होता है सबसे बड़ा अधिकारी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी और एसपी. एसएसपी के साथ एसपी लगा लो. ठीक है. यहां पर डीएसपी या एएसपी भी जो शुरू में बनते हैं, और उसके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर्स. ठीक है. सब इंस्पेक्टर, एसआई, और उसके भी नीचे होते हैं कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स. ठीक है. तो ये आप देख पा रहे हैं. ठीक. यहां पर जो एसपी है उसे इन्हें भी रिपोर्ट करना है और इधर डीएम को भी रिपोर्ट करना है. डीएम के ऊपर डिविजनल कमिश्नर होता है, नीचे एसडीएम होता है. ठीक है. और नीचे तहसीलदार होता है. समझ में आया? तो यहां पर यही डुअल कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया में पुलिस पे डुअल कंट्रोल है. ये डुअल कंट्रोल, हाँ एडीजी भी ठीक है, एडीजी होते हैं, बिल्कुल कई सारे एडीजी होते हैं, एडिशनल डीजी एक ही बात है, उसको कोई इसमें दिक्कत नहीं है. एडीजी लो, एडीजी क्राइम, एडीजी ट्रैफिक, एडीजी पर्सनल. ठीक है. ओके. सो बेसिकली जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि ये एक हायरार्की है.
स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। कमिश्नरेट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कमिश्नरेट सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कमिश्नरेट सिस्टम में कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। वो डायरेक्टली क्या करता है, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट, सॉरी, कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है वहां के कलेक्टर को। तो पुलिस कमिश्नर होता है और फिर डेप्यूटी कमिश्नर होता है। पुलिस का डेप्यूटी कमिश्नर जैसे दिल्ली में है तो उसका मतलब होता है एसएसपी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और उससे ऊपर स्टेट लेवल पे होता है कमिश्नर। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो ये है दो, और ये आपको पुलिस वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, अभी तो बस हल्का सा समझने के लिए है, ठीक है। तो हम पुलिस एक्ट की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम जब डुअलिटी ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डुअलिटी ऑफ कंट्रोल का क्या इशू है, तो वो ये है, ओनली द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज सब्जेक्ट टू डुअल कंट्रोल, जनरल फंक्शन कंट्रोल, जनरल फंक्शन और डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल ऑफ आईजीपी, डिप्टी आईजीपी और एडिशनल आईजीपी, ठीक है। सो बेसिकली ये है कहने का कि डे टू डे फंक्शनरिंग जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो अपने सीनियर से दे टेक ऑर्डर, द पुलिस वालाज, ठीक है। बट जनरल जो चीजें हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये जनरल कंट्रोल और डायरेक्शन की चीजें उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बतानी होती है। और टेक्निकल फाइनेंशियल चीजें, कौन सा हथियार खरीदना है, कहाँ कितने पैसे आए हैं, गए हैं, क्या इशू चल रहा है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस के, वो सब बताने की, इंटरनली चीजें बताने की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक, ओके। तो यहां पर अभी देखो कि और आपका जो पुलिस एक्ट है वो आगे कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, चीफ ऑफिसर चार्ज विद एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, जैसे धारा 144 लगाना सीआरपीसी में, तो ये क्या है, ये मजिस्ट्रेट की पावर है ना। और कई मामलों में जो बंद कर देते हैं, जैसे सीआरपीसी में 151 में बाउंड डाउन करा के कुछ दिनों के लिए जेल भेज देना, या फिर फायरिंग का ऑर्डर देना, फायरिंग, लाठी चार्ज, ठीक है। ये सब ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल अदा कर रहा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल अदा कर रहे हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो एग्जीक्यूट कराता है, और उनको कुछ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेटी पावर है जो मैंने आपको बताया। Anybody can be a executive magistrate from the post of district collector to नायब तहसीलदार, right? They all are executive magistrate. So कहीं पे अगर ऐसा है कि नायब तहसीलदार या तहसीलदार खड़ा है और एसपी खड़ा है, वहां पर एसपी अपने आप से फायरिंग या लाठी चार्ज नहीं करा सकता, ठीक है। दे आर सब्जेक्टिव टू द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट, क्योंकि मजिस्ट्रेसी पावर इज नॉट विद द पुलिस in district and superintendent type of policing. But when it comes to commissionerate system, the power of executive power also come into police. तो कहने का मतलब ये है कि जहां एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वहां पर ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये रहती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके जूनियर्स के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर। जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहां पर ये पावर पुलिस के पास चली जाती है। समझ में आया? हाँ, आया तुम्हें समझ में? क्या समझ में आया? हाँ, ये सब लाठीचार्ज, फायरिंग, ये सब एसडीएम या डीएम के ऑर्डर से होते हैं, ठीक है। कई बार हाँ दे सकता है, जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, उसमें लिखा हुआ है सीआरपीसी में कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो अपनी जिम्मेदार, वो उसको लग रहा है कि इट इज नाउ वाइटल टू सेव लाइफ, ठीक है। पर क्या होता है, कहीं भी फायरिंग होती है उसमें दिक्कत कहाँ आती है, उसमें ये दिक्कत आती है कि तुरंत ही वो दैट बिकम्स पॉलिटिसाइज्ड, और जब पॉलिटिसाइजेशन होता है फायरिंग के इंसिडेंट का, उस समय अगर केवल पुलिस ने वहां पर ऑर्डर दिया होता है तो उसको सब कहते हैं ये तो गलत मारा, ठीक है। जहां पर ये देखा जाता है कि पुलिस और प्रशासन दोनों के ऑर्डर से हुआ है, वहां पर होता है सही। और मैं आपको ग्राउंड पे बताता हूं क्या होता है पावर ट्रांसफर,
कौन सा पावर ट्रांसफर? पावर ट्रांसफर वो तो भाई कलेक्ट्रेट सिस्टम पढ़ेंगे उसे हम, कमिश्नरेट सिस्टम में कैसे होती है वो, आई विल लेट यू नो, अभी इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में जब हम पुलिस को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पावर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। पर अभी ये समझ लो कि अगर कहीं पर 144 लगानी है तो जहां पर सीनियर सुपरिटेंडेंट सिस्टम है पुलिस का, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू लगती है वो, या एसडीएम के थ्रू लगती है अपने तहसील क्षेत्र में। बट व्हेनेवर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जहां पर आ गया है, वहां पर पुलिस को भी लगाने का अधिकार हो जाता है। ये बात समझ में आई? बहुत सारे अधिकार पुलिस को हो जाते हैं। तो अभी अगर मुझे नहीं पता आपने देखा था या नहीं देखा था, पर मैंने वो देखा था जब कुरुक्षेत्र में या चंडीगढ़ के आसपास कौन सी जगह थी, वहां पर किसान आंदोलन हो रहा था। तो वहां पर एक नए एसडीएम थे, उन्होंने ये बोला और माइक उनकी बात पकड़ी गई कि जो भी आए उसका सर फोड़ दो। पुलिस को ऑर्डर किया। किसी ने देखा है क्या वो वीडियो? किस सिर फोड़ दो इनका, जो भी दंगा करने आए, ठीक है, ऐसा बोल दिया। तो वो बहुत बवाल हो गया था। तो वहां पर जहां पर भी सिंपल सी बात है, जहां पर भी मजिस्ट्रेट खड़ा होगा और पुलिस खड़ी होगी, मजिस्ट्रेट लीड करेगा। समझ में आया? चाहे वो रैंक में उससे छोटा भी है, एसएसपी को भी उसकी बात माननी पड़ेगी, राइट। तो ये है। और बेसिकली वैसे क्या होता है इन जनरल में बता रहा हूं। इन जनरल ये होता है कि जैसे पुलिस है, वहां पर पुलिस है, यहां पर 100 पुलिस वाले हैं, यहां पर 1000 की भीड़ आ रही है। अब ये भीड़ आ रही है, पत्थर मार रही है, गोली तमंचे चला रही है, यहां पर कोई खड़ा है एसडीएम या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस वाले कहते हैं उसको प्रेशराइज कर लेते हैं कि सर चुपचाप यहां पर साइन कर दो, नहीं तो फिर हो जाएगा, ये मार रहे हैं हमें, हम नहीं देखेंगे कुछ भी और हम छोड़ के भाग जाएंगे तुम्हें। तो यहाँ पर इनको दबाव भी बना लेते हैं पुलिस कई बार, जो रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइन कर देते हैं फिर कि चलो अब करो लाठी चार्ज। तो पुलिस चाहती है कि मजिस्ट्रेट जो है एक बार ये रिटन में ऑर्डर दे दे कि हाँ करो, क्योंकि फिर क्या होता है, पुलिस को बचने का मौका मिल जाता है। जब पुलिस अपने से करती है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज टेकिंग, हाँ अब होता है, अब हर जगह तो कैमरे लग गए, अब क्या कहाँ कहाँ कंट्रोल करेंगे आदमी, ठीक है। तो स्टरलाइट में कुछ दिन पहले, स्टरलाइट तमिलनाडु में क्या हुआ था, 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहां पर कुछ दंगा हो रहा था। सो ऑल पीपल डाइड, राइट, दो 13 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पुलिस फायरिंग। वहां पर बहुत बवाल हो गया एंड फ्रॉम डीआईजी टू एसपी और थानेदार सब पे एफआईआर हो गई है। स्टरलाइट देख लेना आज जाके, स्टरलाइट इंडस्ट्री का केस है तमिलनाडु का, ठीक है। तो खैर चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, जो अंदर की जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो सुपरिटेंडेंट अपने हिसाब से करता है, ठीक है। टोटल पावर जो डिस्ट्रिक्ट की है एक्सरसाइज करने की, वो मजिस्ट्रेट के पास है। सो इट इज इन इंपॉर्टेंट मैटर्स जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच में कुछ पीस से रिलेटेड, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। एंड हिज लॉफुल ऑर्डर सब्जेक्ट टू एनी रेफरेंस व्हिच द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में सी फिट टू मेक आर कैरिड आउट। तो यहाँ पर उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आज यहाँ पर ऐसे ऐसे मेला था, वहां पर थोड़ी झड़प हो गई दो पक्षों के बीच में, ठीक है, तो वहां पर पुलिस बल को ले जाना पड़ा, बेसिक चीजें, ठीक है। और तो यही है, पुलिस, नेशनल पुलिस कमीशन ने भी ये माना था that superintendent of police was the head of the police, though he must carry out all the lawful orders of district magistrate, he was not his assistant, in which assistant collector was. तो बेसिकली ये है कि 1902 में फ्रेजर कमीशन भी आया था पुलिस का, ठीक है, और नेशनल पुलिस कमीशन भी बैठा था। उन्होंने भी ये कहा है कि बेसिकली they both are necessary to the good administration and law and order situation, but lawful order जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माने जाएंगे, पर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरफेयर ज्यादा करेंगे तो नहीं माना जाएगा, बिकॉज ही द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज नॉट असिस्टेंट इन द सेंस कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का असिस्टेंट नहीं है, उसके इक्वल है, बट ओवरऑल जनरल जो मैनेजमेंट है लॉ एंड ऑर्डर का
वो किसकी जनरल जो मैनेजमेंट एंड द डायरेक्शन हैज टू बी फॉलोड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एंगल से। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। इज दैट क्लियर? So superintendent of police is not junior to district magistrate, but overall in charge of the law and order situation in a district is the district magistrate. पर हाँ, superintendent of police को district magistrate को जहन तो करना ही पड़ता है, ठीक है, याद रखना। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या है? क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड है डिस्ट्रिक्ट में, और एफिशिएंसी कंट्रोल डायरेक्शन कर सकता है पुलिस में जब भी वो नेसेसरी समझे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ वो कंसल्टेशन में करेगा, वो इन कंसल्टेशन, ऐसे कोई ऑर्डर नहीं होते हैं, इन कंसल्टेशन। हाँ, ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं, पर क्योंकि ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज नॉट एनी डेप्यूटी टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दे बोथ आर एट द सेम पोजीशन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी एंड गुड बिहेवियर, और पुलिस पूरे कमांड फोर्स में वो ही करेगा। इंटरनली ऑटोनॉमी और मैनेजमेंट भी वो ही करेगा, ठीक है। सब इंटरनल ट्रांसफर्स भी वही कर रहा है, ट्रांसफर्स भी वही कर रहा है, इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज भी वही देख रहा है, ठीक है। पर्सनल्स के इशू भी वही देख रहा है, और उनको हाउसिंग फैसिलिटीज को भी पुलिस वालों की यही देख रहा है, ट्रांसफर्स को भी यही देख रहा है। तो मेजरली चीजें क्या है यहाँ पर? इंटरनल जो डे टू डे फंक्शनरी है ऑफ द पुलिस है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओनली, but overall in charge of law and order situation is district magistrate. So तो अगर हम एक्चुअल चीजें देखें क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल है, तो यहां देखा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिसीव कॉपीज ऑफ फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस who submits them to his deputy inspector general of police of range and police headquarter of state भी। तो यहां पर ये रिपोर्ट क्या होती हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाती हैं, और साथ में इंस्पेक्टर जनरल को भी भेज रहा है, डीआईजी को भी भेज रहा है, और ऊपर तक भेजी जा रही है किसके द्वारा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। तो क्या क्या है वो रिपोर्ट? डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कि कहां पर बवाल करने की लोग सोच रहे हैं, ठीक है, कहां पर ऐसा हो सकता है कि आगे जुलूस निकलने वाला है XYZ वाले त्योहार में, और इन मोहल्लों में पथराव हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां पर चाय की खोखे पे किसी ने सुना था, एक इन्फॉर्मर से पता चला। वीकली और फोर्टनाइटली, वीकली भी रिपोर्ट आती है, फोर्टनाइटली 15 दिन में भी। मंथली क्राइम रिपोर्ट, कितना क्राइम हुआ, क्राइम बढ़ा या घटा, कितनी FIR दर्ज हुई, कितनी FIR दर्ज सीरियस क्राइम्स में, हाउ मेनी FIR वर रजिस्टर्ड इनटू हीनियस क्राइम्स, एंड कितने लोगों का चालान हुआ, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ द पुलिस, प्रोग्रेशन रिपोर्ट्स सीरियस या हीनियस क्राइम में, कि रिसेंटली टेररिस्ट एक्टिविटीज में ये हुआ था, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, इसमें क्या चल रहा है, और सारे इंपॉर्टेंट क्राइम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बेसिकली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। और अपने सीनियर्स को तो कर नहीं रहा है हायरार्की में, तभी हम कह रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे डुअल कमांड है, ठीक है, और किसी पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रशासन में, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि पब्लिक ऑर्डर क्या है? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस इज अ स्टेट, स्टेट की जिम्मेदारी है, प्रोविंस की और स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अभी यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस जो सेटिंग्स हैं इन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दे मे vary in accordance with the state to state. In some states there may be different pattern, in others there may be different pattern. तो बेसिकली अगर हम उसको देखें कैसा पैटर्न है, कि कहीं कहीं पे ये भी होता है कि SHO का ट्रांसफर जो करना होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की क्या कर लेता है, वो फोन पे बात कर लेता है, एक बार बैठक कर लेता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिवीजन जो ट्रांसफर होते हैं वो तो DIG के साथ, वो DIG या IG करते हैं। तो अब इंटर डिवीजन और इंटर स्टेट क्या है, देखो, इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो ये है एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक,
और इसके बराबर में एक और डिस्ट्रिक्ट है, चलो मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं, जैसे ये गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद से लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है हापुड़, ये दिल्ली एनसीआर के आसपास की बात कर रहा हूं। इससे लगता हुआ एक और डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, ठीक है। अब यहां पर है एसएसपी, यहां पर डीएम भी है, यहां पर भी एसएसपी है, यहां पर भी डीएम है, यहां पर भी एसएसपी है और यहां पर भी डीएम है, ठीक है। अब अगर वो एसएचओ अपने ही जिले के अंदर एसपी यहां से यहां पर भेज रहा है कि भाई यहां पर दिल्ली गेट थाने से भेज दिया आपने किसी और थाने पे, मवाना जैसे कोई एक थाना है, ठीक है, वहां पर भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आपका डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के उससे ही हो सकता है, डीआईजी के अध्यक्षता, डीआईजी के हस्तक्षेप से हो सकता है, ठीक है। हाँ, इंटरनली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक थाने से दूसरे थाने, तो इन सम ऑफ दी स्टेट्स ये आपको डीएम को जाके बताना पड़ता है। पर अगर कहीं पर एक थाने से दूसरे थाने में, और ये एक रेंज हो गई, ऐसे जैसे डिविजनल कमिश्नर होता है ऐसे पुलिस में भी रेंज होती है, ठीक है। प्रशासन में देयर इज डिविजन्स एंड पुलिस में देयर इज रेंज, समझ में आया, रेंजेस। और वो रेंजेस डिवीजन कमिश्नर के सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो पुलिस की रेंज अलग होती है जहां पर डीआईजी बैठता है, और डिविजनल कमिश्नर की जहां पर कमिश्नर बैठता है डीएम से ऊंचे वाला, वो अलग अलग चीजें हैं। ये बात समझ में आई। तो वो सब ऊपर के जो ट्रांसफर हैं, जैसे आगरा जोन से गाजियाबाद जोन में भेज दिया रेंज में, तो वो तो 400 किलोमीटर दूर का है, एक रेंज से दूसरे रेंज में, वो ट्रांसफर वगैरह जो करते हैं वो आपके आईजी और डीआईजी करते हैं। ये बात समझ में आई क्या आपको? पर एटलीस्ट हम एसएचओ का जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो रहा है किसी किसी स्टेट में, उनमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज टू कंसल्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कनीज, प्रखर, प्रतीक, अनुज, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, ठीक है। अदर्स टेल मी ओके और नॉट। ये बहुत मतलब ये, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो ये मैं एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, इसको कहीं ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा आ रहा है कि हु इज ट्रांसफरिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट कि इफ दैट इज हैपनिंग, पुलिस में ऐसा होता है। ओके, कुछ स्टेट में तो एसएचओ का भी ट्रांसफर, अब तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि कुछ स्टेट में एसएचओ का जो ट्रांसफर होता है दैट हैज टू बी डन इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, खत्म, ठीक है। इन सम स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो एसीआर भी लिखता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, एंड देन दे गो टू डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी और डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि एसएसपी साहब आएंगे और अपने ही डीएम साहब से कहेंगे, जय हिंद सर, मैंने कैसा काम कराया, मेरी रिपोर्ट कार्ड में गुड बैड जो भी है लिख दो। फिर ये यहां से इनकी राइट होके फिर जाएगी ये अपने सीनियर्स के पास, डीआईजी के पास, आईजी के पास, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर ज्यादा उनको पावर दे रखी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसएसपी के भी हो सकता है दोनों एक ही बैच के हों। इट मे बी पॉसिबल दैट दीज बोथ guys working over there or ladies working over there may be of the same batch, but the district magistrate has to be informed that and requested to fill in the ACR, right? Okay, so in regulation of assemblies and procession, जहां पर assemblies और procession का मतलब है लोगों ने ले रखी है परमिशन, झांकी निकालनी है और जुलूस निकालना है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ओवर देयर अगर ऐसी जगह पर कोई दंगा वंगा होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं तो उनका ऑर्डर प्रिवेल होगा, क्योंकि वहां पर एसएसपी और डीएम दोनों हैं, तो यहां पर मजिस्ट्रेटी पावर इनके पास है। और जहां पर भी ऐसा चीजें होती हैं, असेंबली हो रही है, प्रोसेशन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स are happening over there, the order of the district magistrate would prevail. कुछ circumstances में the district magistrate can ask for reports from the district superintendent of police,
कि कितना लास्ट 1 महीने में हमारे यहाँ कितना कोई चीज जब्त हुई है, राइट, कितनी रेड्स डाली गई हैं, वॉट एवर, ठीक है। in some states the district magistrate is also inspecting the police station of the district, और वहां पर इंस्पेक्शन होता है, वो जाते हैं मुआयना, अभी से इन हिंदी भाषी राज्य मुआयना है, राइट, कि मुआयना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। वैसे तो हर जगह पर तो नहीं देखा है मैंने कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हो, एटलीस्ट मेरे जिले में तो ऐसा नहीं था, ठीक है, वहां तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही आते थे। So all in all, the final words which we can make out of this relationship is this: what? That in all, rather than sitting in the driver's seat themselves, the district magistrate resort to what is known as back seat driving. ठीक है, तो ये गाड़ी है आपकी जिला प्रशासन की गाड़ी है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और यहां पर बैठे हैं एसएसपी साहब, जब लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं। पर अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेटली डायरेक्शन ये दे देते हैं, पर ये डायरेक्शन कभी कभी देंगे, ठीक है, और ज्यादातर यही अपना इंटरनली काम करेंगे। ये बात समझ में आई? सो ड्राइवर सीट पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सॉरी, रादर देन इन ड्राइवर सीट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इधर बैठे हैं और यहां पर बैक सीट पे ड्राइविंग करते हैं। और द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया दस प्रोवाइड्स अ यूनिक एग्जांपल है, ठीक है, जहां पर सुपरवाइजर हु डज नॉट हैव अ फीलिंग टू बिलोंगिंग टू द ग्रुप। अब ये तो दिक्कत ही है, इसका क्रिटिसिज्म भी है कि द पर्सन हु इज सुपरवाइजिंग द पुलिस इज नॉट बिलोंगिंग टू इट, a unique example of authority having rights without having corresponding obligation। authority है, पुलिस को आप ऑर्डर दे सकते हो पर जिम्मेदारियां उतनी नहीं है, ठीक है, but still a unique example of friend, guide and philosopher who cannot in any way help if he wants to। तो बेसिकली इंटरफेरेंस तो पुलिस में कर नहीं सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, so he can be a good guide, philosopher and a friend, but only दूर दूर से, अंदर जाके कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वर्ड्स इज कि ओवरऑल जिम्मेदारी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ डिस्ट्रिक्ट लाइज विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बट ओवरऑल इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द फोर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन, ट्रांसफर्स एंड अदर पावर्स रेस्ट विद द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बट दिस इज अ वेरी यूनिक arrangement that we see in the Indian context, and this has been into news recently also, because more and more districts in India are now coming into commissionerate system, at least the district which are large urban area districts। ठीक है जी, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आंसर राइटिंग क्यों नहीं करते हो? कब हुआ था? हर सैटरडे को होता है किसे, और जब एग्जाम में याद नहीं रहेगा, उत्तराखंड का पेपर है तुम्हें आ गई, वो कल कैलेंडर जारी हुआ है, पता है, वो अपर पीसीएस आने वाला है इस साल, तो कम से कम तैयारी करोगे तभी तो होगा, भूल जाओगे तो फिर भूल जाते हैं। लिखो, आंसर लिखो, प्रैक्टिस करो, जो सैटरडे को तुम्हारे ग्रुप में गया है उनको लिख के भेजो। मैंने पिछली बार भी कहा था, और यहां लिख क्यों नहीं आते हो? ठंड हो रही है इसलिए? फिर याद रखा करो भाई, सैटरडे को भाई हमारे यहाँ वो होता है टेस्ट, सबको याद रहना चाहिए, ठीक है, हर सैटरडे को होता है वो। बहुत ज्यादा तो मैं देता भी नहीं, इसीलिए कम ही देता हूं, ताकि कम से कम उतने तो लिख लो, क्योंकि लिखने की आदत होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, ओके। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर से और चीजें देखते हैं वो क्या करता है, ठीक है, तो ये याद रखने हैं जब आपको द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूछा जाएगा। तो बेसिकली वो सुपरवाइज करते हैं सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेसी को और मजिस्ट्रियल पोस्टिंग देते हैं फेस्टिवल्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने से नीचे वाले एडीएम, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेसी का मतलब है एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सब की पोस्टिंग भी करते हैं, और फेस्टिवल्स में इनको मेला अधिकारी भी बना दिया जाता है, ठीक है, या फिर आपका जोनल अधिकारी बना दिया जाता है मेले में,
ठीक है, या फिर किसी भी और सेक्शन अधिकारी बना दिया जाता है, इनके पास सारी पावर्स होती हैं, वहां पर ये अरेंजमेंट्स कराते हैं पुलिस के साथ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स का ये मतलब है। जब भी टाइम क्लैश ऑफ पेपर, अच्छा जी, तो भैया बाद में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समस्या हम समझ सकते हैं, ठीक है, बाद में लिख लिया करो, पर लिख के जरूर भेजा करो। आपकी 24 तारीख की वो आई हुई है, आज मिलेंगी आपको। हाँ हाँ 24 तारीख की आई हुई है, ठीक है, आज मिलेंगी वो। तो आप उसमें 1 हफ्ते का टाइम होता है जो हमें आपको फीडबैक देना है, ठीक है, ओके। तो ये समझ जाइए, दशहरा, दिवाली, ईद, होली जो भी है, ठीक है, वहां पर मेलाधिकारी के रूप में ड्यूटी लगा देते हैं। डेंजर या ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस या ट्रैंक्विलिटी होता है तो धारा 144 सीआरपीसी की लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट से या और दूसरी जगहों से शिकायतें मिलती हैं, पेटिशन, मिसलेनियस या जनरल नेचर की, उनको क्या करते हैं, ये सुनते हैं। जेलों का भी इंस्पेक्शन करते हैं, अंडर ट्रायल्स के भी केसेस को ये सुनवाई के लिए जल्दी करवा सकते हैं। और कुछ लोगों को सुपीरियर क्लासेस ऑफ प्रिजनर्स और प्रीमेच्योरली अगर पैरोल पे छोड़ना है तो इनकी क्या होती है, रिपोर्ट मांगी जाती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि इनको थोड़ा बेहतर सुविधाएं दे दी जाए जेल में, राइट। सो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की किसी को पैरोल पे भेजना है, 15 दिन 20 दिन के लिए घर पे जाना है उसे, ठीक है, सो देयर ऑल्सो हिज रिपोर्ट इज रिकमेंडेड। ओके, मर्सी पेटिशंस भी इनके पास आती हैं, फिर ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। एक्शन ऑफ पुलिस को भी ये ध्यान रखते हैं। एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को इनकी तरफ से सबमिट होती है। इज दैट ओके? तो इतनी सारी ड्यूटीज हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। तो आपने एक ओवरऑल पिक्चर देखी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज हैविंग सो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्यूटीज टू डू, ठीक है, ही इज the linchpin of the administration at the district level, right? So tortoise भी बोला गया है इनको, सारे चीजों को अपने ऊपर ढोने वाला, ठीक है, tortoise, धीरे 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 सारी वो ढोने वाला, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली tortoise बनी जाएंगे जब इतने सारे काम करने हैं उन्हें, सुबह शाम। इमेजिन करो कितनी फाइलें आती होंगी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कम से कम 25-30 तो थाने ही होंगे एक जिले में, बड़े जिले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बड़े जिले में 25-30 तो थाने हैं एंड 4-5 डीएसपी होंगे, उसके नीचे इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, फिर अपने भी विभाग का देखना है, इलेक्शन भी कराने हैं, फार्म्स में अगर कहीं पर फ्लड आ गई उसका भी इंस्पेक्शन कराना है, और वीआईपी मूवमेंट भी हो रहे हैं, सिनेमाज और चीजों का इंस्पेक्शन भी करना है। वहां पर कोई आग लग जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछ लिया जाएगा आप क्या कर रहे थे, है ना। सो ये हैं दिक्कतें। अभी किसी ने एक न्यूज सुनी है क्या, किसी ने एक न्यूज पढ़ी है कि दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने, मिस्टर सक्सेना ने जाके एक आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। कल की न्यूज है। यहाँ पर वो है ना, बेसिकली जो रात में रुकने वाले, ठंड में लोगों को सुविधाएं बनाई गई हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, शेल्टर्स, नाइट शेल्टर्स फॉर होमलेस पीपल, वो एक यूनिट है। सो द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, he visited there and he found that there was a lot of issue of cleanliness and others, so he transferred a particular IAS officer. तुमने नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़ते? हाँ, पर करते तो रहते हैं, पर ये एलजी के कहने से हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है, इंक्वायरी। हाँ एलजी होता है, यहाँ तो एलजी कहते हैं, कहीं पे एलजी। हाँ हाँ दिल्ली और पुडुचेरी में, हाँ एलजी के कहने पे हुआ है वो, ठीक है। तो कल न्यूज में आया था, वो देख लेना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आगे उसमें लिखा था फर्दर इंक्वायरी एंड एक्शन विल बी टेकन ऑन हिम, ये है। खैर चलो, तो आप यहां देख रहे हो जी, in the wake of protest against the central Agnipath scheme, the Gurugram district administration on Friday imposed 144 as precautionary measure to maintain law and order. ये कौन है? ये जो वहां पर एसडीएम गुड़गांव है, अंकिता
अंकिता ही है शायद उनका नाम, अंकिता चौधरी, 2 साल पहले ही उनका एग्जाम निकला है, 2-3 साल पहले, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ही था उनका, तो अभी शी वाज पोस्टेड हियर, तो आप देखना जरा सर्च करना, ठीक है, अंकिता चौधरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसडीएम गुड़गांव, तो उन्होंने ही लगाया ये। सो अग्निपथ प्रोटेस्ट सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज्ड इन गुड़गांव, यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी रहती है, पकड़ पकड़ के अंदर भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस वुलिस आ गई है, अग्निपथ में लोग गाड़ियां वाड़ियां फूक रहे थे, जून की ये बात है। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है, मैंने तो ये समझा दिया है आपको, डीएम से लेके नायब तहसीलदार तक सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, और डीएम से नीचे सारे होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, असिस्टेंट कलेक्टर, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्शन में डीएम को क्या कर रहे हैं, दे ऑल आर हेल्पिंग। इज दैट ओके? तो याद रखिएगा। सो द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और टेरिटरी कैन मेक ऑर्डर प्रोहिबिटिंग असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल इन अ सर्टेन प्लेस अंडर सेक्शन 144 और सीआरपीसी, ठीक है। और अगर फिर भी लोग जमा होते हैं इलीगल असेंबली में, तो कहेंगे कि अब तुमने राइट कर दिए, नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ राइटिंग, ठीक है। और पब्लिक गैदरिंग जो होती है 144 में, ये क्या है, कुछ 1973 का मतलब है, इसमें सुधार किया गया था, सेक्शन 144 में वो अपराध माना जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी इंपावर्स, 144 इंपावर करती है कि स्टेट में या टेरिटरी में कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे सकता है कि 4 या उससे व्यक्ति एक जगह जमा ना हो, उसके लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं लगा सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 144 में जनरल असेंबली लोग नहीं कर सकते, ये 4 या एक उससे ज्यादा, जैसे 144 लग जाए और हम अपने क्लास में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं पुलिस आके हमें पकड़ लेगी, ठीक है। उसमें पुलिस को क्या है, उसको जुडिशियस माइंड अपनाना है उनको। ऐसा नहीं होता कि बस में लोग बैठे जा रहे हैं 144 लगी हुई है तो उतर के और अलग अलग हो, नो नो नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 144 लगती रहती है और बहुत छोटे एरिया में भी लगाई जा सकती है, और किस पर्पस से लगाई गई है वो पुलिस, वहां पर जो अधिकारी हैं वो देख सकते हैं उसे, कि ऐसा पर्पस है कि वास्तव में 4 लोग इकट्ठे ना हो, तो अलग बात है ना, पर जनरल काम होते रहते हैं। So every member of such unlawful assembly can be charged with writing under the law. Maximum penalty 3 साल की हो सकती है, और ऑथोरिटीज को, अगर आप अनलॉफुल असेंबली को उठाने में, यहाँ पर लोग लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, 144 लग गई, सड़क खाली करो, नहीं, यहाँ पर आप उनको आकर रोक रहे हो तो आपके ऊपर केस हो सकता है। और यहाँ पर वेपन को कैरी करना भी क्या हो सकता है, मना हो जाता है। और ये है एक इमरजेंसी सिचुएशन, व्हेन देयर इज अ न्यूसेंस, सस्पेक्टेड थ्रेट, इंसिडेंट माइट क्रिएट डिफिकल्टी टू ह्यूमन लाइफ और हार्म टू द प्रॉपर्टी गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है, तब लगाई जाती है। तो जैसे हमने देखा कि अग्निवीर के प्रोटेस्ट में पहले ही लगा दी, तो अग्निवीर के प्रोटेस्ट में क्यों लगा दी होगी, बिकॉज देयर मस्ट बी अ सिचुएशन वेयर देयर वाज बी information to the district collectorate कि some boys are going to create trouble, they may burn buses, तो पहले ही लगा दी कि भैया अब वो अगर आएंगे 20-25 लोगों के ग्रुप, ठीक है, तो उनको पकड़ लेंगे और पूछताछ करेंगे, एंड दे मे बी चार्ज, एटलीस्ट उनके ऊपर पहले से ही उनको गिरफ्तार करने का भी प्रोविजन है, प्रिवेंशन डिटेंशन भी कर सकते हैं उनकी। तो देखते हैं कर्फ्यू में और 144 में क्या डिफरेंस है। कर्फ्यू समटाइम मिस्टेकली लोग कर्फ्यू को और सेक्शन 144 को एक जैसा ही मानते हैं, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्फ्यू इज इम्पोज्ड इन एडिशन टू सेक्शन 144, तो 144 तो लाइटर है, उसके बाद कर्फ्यू और लगा देते हैं उसमें, विच शट्स डाउन ऑल क्रिटिकल सर्विस सेव फूड शॉप्स, इनको छोड़ के सारी की सारी सर्विसेज बंद हो जाती हैं, और पुलिस के पास दिस अधिकार इज विद पुलिस कि वो इनको भी बंद कराना चाहे तो करा सकती है, पर कुछ चीजें खुली रहती हैं। सो when the collector and a police commissioner has a power to impose curfew except for stores, veggies, table, hospital वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है।
द नेचर ऑफ 144 इज टिपिकली प्रोहिबिटेड, इट प्रोहिबिट गैदरिंग बट डज नॉट आउटराइटली प्रोहिबिट देम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 144 जो है वैसे वो लोगों का जमा होना इट स्टॉप्स, बट लिटरली ऐसा नहीं होता है कि जमा होना स्टॉप हो जाता है। उसका मतलब है कि ऐसे ऑर्डर्स पास हो गए हैं आपको जमा नहीं होना है, पर उनके लिए हैं ये जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए या कुछ ट्रबलसम करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने एक बताया, आप चाय पी रहे हो और 5 लोग हो गए तो पुलिस आपको पकड़ नहीं लेगी, ऐसा नहीं करती है पुलिस। ठीक है, वो उनको पकड़ेगी या उनके लिए ये ज्यादा हैं जहां उनको लगेगा कि ऐसे कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही है या कोई डिस्ट्रप्शन करने के लिए गैदरिंग हो रही है, वहां पर वो इसको लगाते हैं। तो पब्लिक गैदरिंग इज प्रोहिबिटेड बट डज नॉट आउटराइटली प्रोहिबिट एनी गैदरिंग। हम जैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम कौन से यहाँ पर दंगे मचाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर नहीं लगेगी वो। पर अगर हम हाय हाय करते हुए चलेंगे कि अग्निपथ स्कीम बंद करो और जो रास्ते रोक देंगे, तो हमारे ऊपर लग सकती है। समझ में आया? आपकी जो कर्फ्यू और धारा 144 बहुत दिनों तक लगी रह सकती है। चुनाव के समय, जिस दिन चुनाव की गिनती होती है, उस दिन धारा 144 लगा दी जाती है। जहां पर भी वो होती है, ये स्ट्रॉन्ग रूम होता है जहां पर ईवीएम रखी जाती है, उसके आसपास धारा 144 होती है। पर ऐसा नहीं है उसके कि 5 लड़के आराम से घूमते हुए जा रहे हैं दोस्तों, वो पकड़ के ले आएगी पुलिस, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पर पुलिस के पास बस पावर है कि वो उसका यूज कर सकती है कभी भी, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। जिस दिन काउंटिंग होती है वहां भी होती है, पर सारे पॉलिटिकल और लोग वहां अंदर गए हुए होते हैं। साथ में वहां पर न्यूज मीडिया भी होती है। अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करेगा तब उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कई महीने तक भी लगी रह सकती है। और चुनाव के समय तो मैंने देखा भी है लगी थी, पर कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सब काम अपने आप कर रहे थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी लगाई थी। किसमें? 144 में नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो जज हो गया, उसका तो कोई हाथ नहीं है। या फिर डीएम या फिर जुडिशियल नहीं 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 नहीं, ये तो सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही है ये एग्जीक्यूटिव पावर। मैंने सुना था ऐसे, जैसे कभी-कभार सवाल काफी उठते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर दे सकते हैं इसका 144 सीआरपीसी लगा दो, एक 144 लगा दो। नहीं, फिर वो कैसे ऑर्डर देंगे, क्योंकि वो खुद तो कुछ ऑर्डर दे ही नहीं सकते। क्योंकि मैं तो नहीं करता। हाँ, जुडिशियल जो होता है वो मैं तो नहीं। एक मिनट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में अंतर है। ठीक है, अब सुनो क्या अंतर है। पुलिस के पास एक अपराध आया कि किसी ने मार पिटाई करी, पुलिस ने उसमें 302, 306, 420 जो भी है धाराएं लगा के भेज दी। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गया, ये उस पे अपना क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास करेंगे कि वेदर दिस इन्वेस्टिगेशन इज फाइन और नॉट। अब इन्होंने 5 साल की सजा दे दी किसी को, ये काम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। समझ में आया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी लॉज हैं प्रिवेलिंग, उनको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कराने के लिए है। यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है। हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो इनको ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप ये कराइए, जैसे किसी को कंपेंसेशन दीजिए, ठीक है, या आपने हमारी बात नहीं मानी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक, ये है। आप इसको अनुज मैनेजमेंट से ही उठाइएगा, मैडम्स का नंबर है आपके पास, है ना? तो ये मैं फिर भी कह सकता हूं, पर आप उनसे बात करिएगा एक बार, ठीक है? वो ज्यादा सही व्यक्ति हैं इसमें बात करने के लिए। ओके, तो समझ में आया अब? ठीक है, और जाके मुझे देखना पड़ेगा, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू 144 लगती हुई देखी हो, पर पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो खैर
प्रोहिबिटरी ऑर्डर होता है, और कर्फ्यू सेट नंबर ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, पर इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। और कर्फ्यू में बहुत ही कम मूवमेंट होता है, 144 लगी होगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप जाओ आराम से इधर उधर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कर्फ्यू में इंडिविजुअल्स का भी निकलना मुश्किल होता है। अगर आपको दवाई ववाई लेने जाना है तो पुलिस की प्रायर परमिशन पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट कर्फ्यू वगैरह लगा नहीं रहता था कोविड के समय, कोई भी नहीं निकल सकता है, सो वैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो जनरल वैसे 144 में प्रोहिबिशन है, पर जनरल प्रोहिबिशन नहीं होता है, ठीक है। जनरल गैदरिंग कर सकते हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कर्फ्यू रिक्वायर इंडिविजुअल टू मेंटेन इंडोर, ठीक है। कर्फ्यू में स्कूल, वर्क प्लेस, मार्केट प्लेस सब बंद हो जाती हैं, वाइटल सर्विस कुछ ओपन रहती हैं, उनको भी क्या कर सकती है, पुलिस बंद करा सकती है। अगर थोड़े समय के लिए लोग आगजनी करते हैं, आ रहे हैं, कहते हैं सब कुछ बंद कर दो, ठीक है। फायरिंग का माहौल हो गया है, तो वो होता है। कर्फ्यू में भी ढील दी जाती है, कर्फ्यू की भी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, उसमें बहुत अंदर जाने की हमें जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब इसमें क्या क्या पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन को। मैजिस्ट्रेट हैज ऑथोरिटी टू ऑर्डर समबडी फ्रॉम रिस्ट्रेनिंग समबडी, किसी चीज को करो या ना करो, ठीक है। और किसी चीज को एक्सेसिबिलिटी के लिए भी रोका जा सकता है, यहां पर मत आओ। मोबिलिटी को भी कम करा जा सकता है 144 में, गन्स को भी रोका जा सकता है, अनलॉफुल गैदरिंग को रोका जा सकता है, 4 या ज्यादा से जो अधिक लोग होते हैं उनकी गैदरिंग को अनलॉफुल बताया जा सकता है। पर जैसे मैंने कहा कि वो होता नहीं है, किसी जगह दंगा हो रहा है तभी वो होगा, नहीं तो जनरल मूवमेंट लोगों का रहता ही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन सिंगल व्यक्ति का भी ये करा जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं पर कि ऐसे कुछ हो रहा है कि डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ है, हेल्थ है, सेफ्टी है, या रोका जाना है, इरिटेशन कुछ कर रहा है, तो ऐसी जगह पे या राइट होने की संभावना है, 144 लगा दी जा सकती है, ठीक है। और लॉन्गर पीरियड के लिए भी इसको बढ़ाया जा सकता है, पर इसको कैन बी इफेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, और उसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है, पर 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 144, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो इतना इन डेप्थ आपको 144 के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी 144 के बारे में क्लैरिटी अब आपको हो गई। तो ये जब भी ऑर्डर आता है तो उस पर बस ये ध्यान रखना है कि ये क्यों लग रहा है, और उसमें मैंने बता दिया है कि आपको जनरल मूवमेंट रहता ही है, पर स्पेसिफिकली उसका यूज कभी भी कर सकती है पुलिस और प्रशासन, ओके। तो अभी रिसेंटली कुछ न्यूज आई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या सिटीजनशिप भी दे सकते हैं किसी को। तो रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज, नॉट वेरी, एक तो ये न्यूज है, और रिसेंटली 1 महीना 2 महीने पहले 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई, डीएम को दे दी गई, दैट ही और शी कैन ग्रांट दी सिटीजनशिप, ठीक है। 1955 का जो एक्ट है उसके तहत इनको पावर हैं कि दे कैन ग्रांट सिटीजनशिप टू एनी फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया, और ये तो बहुत बड़ी पावर है फिर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो यहां पर देख रहे हो 13 more district collector empowered to grant citizenship to applicants from 3 countries. Latest notification is not related to CAA provisions. तो 2021 का है, ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली जो मैंने बताया 2 महीने पहले भी एक ऐसी न्यूज आई थी। तो ऑर्डर हैज बीन इशूड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2009, नॉट अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आपको CANRC से इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो है 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है, सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो अपने सिटीजनशिप किसी को मानने का, क्या करने का, नेचुरलाइजेशन से या सर्टिफिकेट से कलेक्टर को ये पावर दे सकती है, ठीक है।
अब कलेक्टर को ये पावर दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कलेक्टर्स को ये पावर दे दी कि आप क्या करो, अपने यहाँ पर रहने वाले लोगों को, ठीक है, क्या करो, वहां पर सिटीजनशिप दे दो। ये केवल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सिटीजनशिप क्या है, आपकी लिस्ट में भी आप देखोगे तो ये यूनियन लिस्ट में है सिटीजनशिप, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो ग्रांटेड सिमिलर पावर्स टू होम सेक्रेटरीज ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एक्सेप्ट फॉर फरीदाबाद एंड जलंधर। मतलब बेसिकली होम सेक्रेटरीज को इन राज्यों के भी ये पावर दी हुई है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप भी ऐसा कर सकते हो। क्यों दी गई होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया में भाग भाग के आए हैं। इफ यू मस्ट हैव रेड द न्यूज, आपने देखा होगा गुरुद्वारों पे भी अटैक हुए अफगानिस्तान में, और गुरुद्वारों से जो हम धार्मिक किताब है सिख धर्म की, गुरु ग्रंथ साहिब, उनको सिर पे लाके, वो देखें विजुअल्स देखें आपको। और हरदीप सिंह पुरी जी भी गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम कलेक्टिंग राइटली, हरदीप सिंह पुरी जी भी गए थे और अपने सिर पे लेके आए थे जो धार्मिक बुक्स हैं, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को, ठीक है। और हमने फिर ये भी देखा लगातार लगातार तालिबान के आने के बाद, ठीक है, अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन हुई है कि माइनॉरिटी तो छोड़ो, मेजॉरिटी भी सुरक्षित नहीं है। तो अभी आप देख रहे हो कि रिसेंटली वहां पर क्या हो गया, सारी की सारी गर्ल्स पे क्या लगा दिया, अफगान गर्ल्स कैन नॉट स्टडी इन यूनिवर्सिटीज, अभी हुआ, ठीक है। और 2 दिन पहले मैं देख रहा था आईएसआईएस ने वहां पर तालिबान के जो पुलिस चीफ था, ठीक है, वो जा रहा था और मैंने वीडियो देखा, ऐसे एक गाड़ी है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है और ये पुलिस चीफ जा रहा है और बम से फूटा और इनके खोपड़ियां उड़ के ऐसे ऐसे, वेरी बैड सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो इस तरीके के इंडिया में आए, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वहां की, ठीक है, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, हिंदूज, ठीक है, उनको मेनली यहाँ पर क्या है, इसके तहत कुछ सिटीजनशिप दी जा रही है और वो लोग नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज द कंडीशंस आर वेरी बैड ओवर देयर, राइट। और आई वाज आल्सो रीडिंग दैट होल वर्ल्ड हैज लेफ्ट द अफगान वीमेन टू देयर ओन फेट। जो लोग चैंपियनशिप की बात करते हैं महिलाओं की, कोई भी नहीं बोल रहा है। चाइना तो ऐसे ही नहीं बोलेगा, ठीक है, रशिया, चाइना, इंडिया ने भी कुछ ज्यादा बोला ही नहीं है वहां पर। अफगानिस्तान बस बोला है कि इन डेवलपमेंट एवरीबडी शुड हैव इट से, बट ज्यादा कोई प्रोटेस्ट डेवलप नहीं करा है। पाकिस्तान तो क्या ही बोलेगा, ठीक है, सो यू नो, बट देयर वर सम रिमार्क्स फ्रॉम अमेरिका, दिस इज नॉट गुड, बट अल्टीमेटली थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। तो खैर वहां से कुछ लोग भाग भाग के इंडिया आए तो उनके लिए है। तो पावर्स वर एक्सटेंडेड टू 13 डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे गुजरात में मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोदरा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो जिले हैं, तो ये को तुम्हें याद नहीं रखने हैं, ठीक है। हरियाणा में फरीदाबाद, पंजाब में जलंधर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में ये पावर दे दी गई है डीसी को, ठीक है, या डीएम को, ठीक है। ये पावर दे दी गई है कि वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट में क्या कर सकता है, यूज करके वहां पर लोगों को क्या दे सकता है, सिटीजनशिप ग्रांट कर सकता है। सो दिस पावर वाज गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, राइट। सो रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, तो दिस इज वन मोर पावर व्हिच is would not be written in your books also, right? So do have, अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, बस यहीं पर तुम्हारा जो एफर्ट्स है वो दिखाई देंगे और एग्जामिनर को यही पता चल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर। अगर आप ऐसी न्यूज को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकें, अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज बिकम ओवरबर्डन्ड विद द ड्यूटीज ही हैज टू डू इन द वेलफेयर स्टेट, तो उसमें आप बताओ सारी पावर और एक पावर ये भी जोड़ दो। सो देन द एग्जामिनर वुड कम टू नो कि नो, दिस पर्सन नोज एंड ही और शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड हैव गुड इंफॉर्मेशन, राइट। सो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ न्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सटेंडेड पावर दे दी गई है, ये पावर टू एक्सेप्ट, वेरीफाई एंड अप्रूव सिटीजनशिप एप्लीकेशन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। इस लिस्ट में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग हैं। तो मतलब जो माइनॉरिटी में है इन 3 देशों में, ठीक है, उनको ये अधिकार दिया गया है। और
2018 में the government has granted similar power to collectorates and home secretaries of states such as छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली with regard to certain districts, और 2021 में भी दिया। और अभी 2 महीने पहले ही राजस्थान या गुजरात के एक आध डिस्ट्रिक्ट को और इस पावर में शामिल किया गया है। दैट वाज आल्सो इन न्यूज। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट whatever is coming in news, because that is a probable something that will fetch you good marks, number one, and that is a probable question also, right? So now you know everything about district magistrate, from where the post came, how has it evolved, what are the problematic areas with the district magistrate posting, right? And over the period of time, how it has changed. Now you also know that the law and order situation is also under his control. Now we are going towards panchayats and the local governance, right? So अभी इसमें जो टॉपिक है आपका पंचायत और लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट रिलेशंस, उनको हम और डीपली जब रूरल और अर्बन एरियाज वाले अलग अलग चैप्टर्स हैं उनमें डील करेंगे ही। अभी हम उसको देखेंगे तो और भी उसमें एडिशन होगा। रूरल जब हम डेवलपमेंट करेंगे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, तब वहां पर उनको और डीप में जाएंगे कि स्टेट, अभी हमने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस तो पढ़ लिए, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इससे पहले वाली यूनिट में, है ना। अभी हम जब लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस को पढ़ेंगे तो जो अर्बन एरियाज वाली यूनिट है वो और रूरल एरियाज वाली यूनिट है वो उसमें और डीप में जाएंगे। अभी यहाँ पर हम देख ही रहे हैं उसे। तो कलेक्टर की बात करें और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ठीक है, तो अभी हम देखने को मिल रहा है कि विद द एडवेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड the power that these bodies subsequently had, that has impacted the position of district collectorate as well, right? Earlier district collectorate was having too much of power. Now many of the developmental goals have been shifted to panchayati raj institutions and urban local bodies from the district collector. So district collector and panchayati raj institution, so advent of panchayati raj institution in India has brought several changes in the district administration, ठीक है। और ये कलेक्टर के और पीआरआई के डिफरेंट स्टेट्स में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेजेस भी बने हैं। और क्योंकि पंचायती राज में देयर इज लॉट ऑफ पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, सो ईच स्टेट गवर्नमेंट may have very different kind of basically arrangement. In some of the states it may be that district magistrate is having lot of power still in his hands. In some of the states that power has been given back to the panchayati raj institution. So let us see how the things are different. For an example, in Rajasthan, collector was made an associate member of Jila Parishad. इससे एसोसिएटेड मेंबर रहेंगे विदाउट अ राइट टू वोट, वोट नहीं कर पाएंगे इनकी मीटिंग में, ठीक है। तो जिला परिषद एक कलेक्टेड, जितने भी आपके रूरल डिपार्टमेंट से, रूरल पंचायत से, फिर ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, वहां से जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेजे जा रहे हैं वो जिला पंचायत में आते हैं। जिला परिषद को जिला पंचायत भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी बोला जाता है। इसके कई नाम हैं अलग अलग राज्यों में, दे हैव डिफरेंट नेम्स, ओके। हाँ हाँ, नहीं देखो ग्राम पंचायत तो ग्राम लेवल पे है, ग्राम लेवल पे मतलब गांव के लेवल पे। फिर इससे ऊपर जो ब्लॉक होते हैं वहां पर होता है पंचायत समिति, ठीक है। और जिला स्तर पे होता है जिला परिषद या जिला पंचायत। आया समझ में, ठीक है। हाँ उसके नहीं, वो आप अर्बन एरियाज वाला चैप्टर पढ़ा है आपने। हाँ वो अर्बन एरियाज में है कि 20,000 से 50,000 वाला, 50,000 से 1 लाख वाला,
तो वो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो वाला है, ठीक है। और उसमें भी कहाँ है वो बता रहा हूं आपको, उसमें भी वो एक पर्टिकुलर में है, वो है आपका किस टाइप की मिलिट्री वाले एरिया में किस टाइप की वो होगी, 4 हैं उसके सेक्शन, ठीक है। हाँ, इसमें नहीं है वो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो उस चैप्टर में आज जाके दोबारा देखना, चार तरीके के डिविजन्स हैं उसमें। बेसिकली जो कैंटोनमेंट एरिया होता है वहां के लिए हैं वो 4 तरीके के डिविजन्स है। खैर इधर आओ। सो इन आंध्र प्रदेश ही शी वाज मेड फुल टाइम मेंबर ऑफ जिला परिषद। तो राजस्थान में वो एसोसिएटेड मेंबर हैं और यहाँ पर फुल टाइम मेंबर हैं और वोटिंग का भी अधिकार है। साथ में चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी का मतलब जो लगातार साल दर साल, एवरी ईयर जो चलते ही रहती है, एवरी ईयर इट गोज ऑन, ठीक है। द जिला पंचायत हैज फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी, नेमली जनरल स्टैंडिंग कमिटी, जिसमें जिला पंचायत को कैसे चलाना है उसके बारे में, फिनेंस, ऑडिट एंड प्लानिंग कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कमिटी। तो ये ज्यादातर आपको जिला परिषद में, जिला पंचायत में दीज काइंड ऑफ कमिटीज यू विल सी, फाइन। तो यहां पर कलेक्टर का रोल कैसा है, कलेक्टर इज समटाइम्स द हेड ऑफ द पंचायत, sometimes he is just member of the panchayat, sometimes he is working as a CEO of जिला परिषद, right? So basically अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का रोल है। तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे आंध्र प्रदेश में बाद में डिसोसिएट कर दिया जिला परिषद से, उसको अलग ही हटा दिया, और कहीं कहीं पे नया, कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग से आईएएस अधिकारी नियुक्त किया जाता है। डीएम को उससे गिवन अ फुल फ्रीडम कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आप अपना लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखो, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र में कलेक्टर वाज केप्ट आउट ऑफ जिला परिषद, बट ये भी हमने देखा है कि बहुत जगह पर, क्योंकि जिला परिषद से ही मांग उठी है कि कलेक्टर शुड बी समहाउ एसोसिएटेड, शुड हैव अ लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैसिलिटेटिंग सर्विसेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जिला अधिकारी इज सच अ पावरफुल बॉडी and he is able to coordinate a lot of functions. So there has been demand from some quarters that he or she should be included in the panchayat institution of jila parishad, right? So अभी ये भी देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में जो 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये तो अर्बन बॉडीज के लिए है, ठीक है। काउंसिल या फिर आपका जो कॉरपोरेशंस जो होती हैं, जैसे दिल्ली में भी अभी चुनाव हुए थे, और ये है ग्रामीण भारत से रिलेटेड, ग्रामीण एरिया, ग्राम एरिया से रिलेटेड, विलेज एरिया से रिलेटेड, है ना। तो इसमें ये देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वहां से बर्डन कम हो गया है, क्योंकि जिला परिषद ने सारी की सारी चीजों को अपने यहाँ ले लिया है। तो अभी मैंने डीआरडीए, जब आपको आई वाज टेलिंग यू डीआरडीए, सो वो बंद होने वाला है, तो उसमें आप देख ही रहे हैं उसकी भी पावर्स और उसके भी फंक्शंस को क्या हो रहा है, दे आर बीइंग एक्यूमुलेटेड इन द जिला परिषद या जिला पंचायत ओनली। सो सम स्टेट हैव क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, some state have opted for district development officer या deputy commissioner of for development also, ठीक है, जो कि डेवलपमेंटल अलग रोल ही करने को क्या है, बिल्कुल डीएम को इन डेवलपमेंटल रोल से अलग कर दिया कि अब जिला परिषद और उसके डेवलपमेंटल रोल के लिए एक नया ही सीईओ बना दिया या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल ऑफिसर बना दिया, और वो वहां पर क्या हो रहा है, कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, डिविजन, डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, जिला परिषद में क्या है, देखो जिला परिषद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, सिटी काउंसलर, ये सब भी एक साथ आ रहे हैं, और जिला परिषद में ब्लॉक और विलेज ये सब भी एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। सो जिला परिषद यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी एक होती है यहीं पर, वो डिस्ट्रिक्ट का प्लान बना के आगे भेजती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है या नहीं, बताइए, सब क्लियर है अभी तक जो मैंने बताया आपको? इज इट क्लियर? हाँ जी बताइए, कोई प्रॉब्लम? प्रतीक, प्रखर, कनीज?
अरे जिंदा हो, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे? अच्छा, अगेन रिपीट करें हम? ओके। तो भाई देखो, बहुत सारी जिला परिषद में जो कहीं कहीं पर जिला परिषद में डीएम का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं कहीं पे कम इंपॉर्टेंट रोल है। हमने आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की बात कर ली, कुछ अन्य राज्यों की भी, राजस्थान की भी बात करी। दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। समवेयर in Jila Parishad, district magistrate has a very important role. Somewhere in some states, for example, Maharashtra, there has been a new creation of post like chief executive officer or district development officer, who is different than district magistrate, but an IAS officer who is looking for all the developmental function, and the district magistrate has been removed to carry the burden of developmental function. अब उसकी जगह एक और IAS ऑफिसर जिला परिषद में लगा दिया है, वो सारे डेवलपमेंट फंक्शन को देखता है, ठीक है। और यहां पर हमने हायरार्की बताई, तो स्टेट सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है यहां पर, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और रूरल लोकल बॉडीज हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यहां पर डीएम का कहीं कहीं जगह पर ज्यादा रोल है, कहीं कहीं पर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है वो। अब क्लियर है क्या? ओके, चलिए ठीक है, ठीक। तो यहां पर हम देख रहे हैं, इसके अलावा स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। यहां पर कुछ स्टेट ने ऐसा माना कि वी नीड द एक्सपर्टीज एंड गाइडिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और हमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एजेंसीज के बीच में, डेवलपमेंटल एजेंसीज के बीच में कोई चाहिए जो कोऑर्डिनेशन कर सके। तो वहां पर जिला परिषद में मोर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। सो his primary function has been well known in state like Tamil Nadu, Punjab, Haryana, यहां पर ज्यादा है उसका रोल, ठीक है। कुछ लोगों ने, कुछ स्टेट ने ये कहा कि he is overburdened with municipality multiplicities of function, ठीक है, और उसके पास कम टाइम रह जाता है टू डू डेवलपमेंटल वर्क। तो कुछ स्टेट्स ने, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, उन्होंने जिला परिषद से उसको बाहर कर दिया कि तुम जाओ अब, और मतलब बाहर कर दिया का मतलब इससे कुछ उस पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा, पर वहां पर सीईओ या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर करके एक नई पोस्ट बना दी, जो कि जिला परिषद के साथ क्या करेगी, काम करेगी, है ना। तो अभी कुछ लोगों ने मिडिल पाथ ले लिया है, कुछ स्टेट्स ने, सच एज आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, फील दैट ही नीड नॉट टू बी मेड द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, बट उसको फिर भी पंचायती राज में उसको रखना जरूरी है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन कर सकता है और कोऑर्डिनेशन करा सकता है। तो तीन तरीके के हम एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं आपको, कि एक जगह जहां पर जिला परिषद में वो बहुत स्ट्रांग है, एक जगह जिला परिषद में उसको बिल्कुल हटा दिया गया है, और एक जगह जिला परिषद में वो इज नॉट चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद बट स्टिल अ मेंबर, and his role is considered to be important because his role of coordinating various departments and the segments of district administration and having a collaborative synchronized efforts has considered to be very important. So these are the three of the pattern that we see in the states of district magistrate, vice versa the panchayati raj institution in the district. Is that clear? Right? ओके, हम ये देख रहे हैं कि अगेन पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर एंड द पीआरआईज कैन बी एग्जामिन्ड इन द 4 हेड्स। कैसे? कुछ जगह पर कंट्रोल ओवर स्टाफ ऑफ पीआरआई, ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है। सस्पेंड द रिजोल्यूशंस ऑफ पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने कुछ जिला स्तर पे कुछ नई चीज पास करी, तो उसको राज्य सरकार को भेजा जा सकता है, और वहां से राज्य सरकार का कुछ ऐसा निर्णय हो कि वो किसी भी जगह पर इज नॉट फिटिंग इन ओवरऑल पिक्चर, दैट कुड बी सस्पेंडेड। पावर्स टू रिमूव ऑफिस बेयरर इफ समबडी हु इज रिप्रेजेंटेटिव in the Jila Panchayat or somewhere in the Panchayat and he or she is not working in accordance with the constitutional provisions, then somebody has to remove them. Then this could be done via collector. Power to suspend या dissolve Panchayati Raj institution.
if whole of a Panchayati Raj institution has taken a certain position on something and that is not in accordance with the proper financial or administrative rules, then that panchayat or the local body has to dissolve. वो खत्म, उसको करेंगे, कैंसिल करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे, मुकदमा, whatever, right? तो यहाँ पर ये काम कलेक्टर के द्वारा करा लिए जाते हैं. अभी ये देखा जाए, इन एडिशन कलेक्टर एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट्स. तो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रिक्ट, यहां पर कौन काम कर रहा है? ये कलेक्टर काम कर रहा है, बिकॉज ही इज एबल टू कम्युनिकेट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स पंचायत एंड अपवर्ड्स टुवर्ड्स डिवीजन एंड डिविजन्स, मतलब जहां पर डिविजनल कमिश्नर बैठता है, और ऊपर स्टेट में. ठीक है, तो ये उसका क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल है. ही कैन ब्रिंग टू नोटिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो लोगों की यहां से जो मांगे आ रही हैं वो कलेक्टर के थ्रू अगर जाएंगी डिविजनल कमिश्नर पे और फिर स्टेट गवर्नमेंट पे, तो दैट इज टेकन मोर सीरियसली. ठीक है, ये भी है कि ही कैन मेक एंश्योर दैट सर्टेन थिंग्स आर गिवन देयर ड्यू अटेंशन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जहां पर लेटर सपोज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा का जो स्तर है वो गिर रहा है, इट मींस द एजुकेशन स्टैंडर्ड इज फॉलिंग. सो ऑब्वियसली पीपल विल गो एंड कंप्लेन टू हिम, sir, this has been caused, no teachers are being appointed and our kids are suffering. He would definitely provide that kind of relief from his own end. If he is not able to, then send it to divisional commissioner and to state department of education, and from there the relief may come. समझ में आया? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लिंकेज का ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विद द बेसिकली द PRIs एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का. ठीक है, इन जनरल ये देखना होता है कलेक्टर को कि जो प्रायोरिटीज और टारगेट हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसको पूरा करें. फॉर एन एग्जांपल, कोई स्कीम है, उसमें यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द सोलर लाइट्स. ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट के से डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से आई हैं, तो वो वाया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही आती हैं. और कई जगह पर ही नीड्स टू डू एडवोकेसी विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ PRI. मतलब PRI की बॉडीज में कुछ मांग हुई कि वी नीड सम कंप्यूटराइजेशन इंटरनेट कनेक्शंस, so whom they will go, they will pass a resolution, and at that time the district magistrate may forward the resolution to the higher state government, right? At the same time he also has to play a coordinating role. ये मैंने बता दिया. लोअर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जो हैं, जैसे पंचायत में हैं, पंचायत राज अधिकारी है ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर जिला स्तर पे जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, IAS होता है, या फिर आपके ब्लॉक लेवल पे BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, PCS अधिकारी होता है. इन सबको भी क्या करना है, इन सबको साथ लेके चलने की बात होती है. कलेक्टर की पोजीशन पंचायत राज में डिफरेंट है स्टेट टू स्टेट में. कहीं कहीं पर वो स्ट्रेंथन भी हुई है और कहीं कहीं पर वो डिक्लाइन भी हुई है. कहीं कहीं पे और फंक्शंस ऐड कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कामों में, कहीं कहीं पे फंक्शंस को कम कर दिया गया है. ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे. वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट दिस लेक्चर टुमारो, एंड दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे. मुझसे पूछिए कुछ आप अगर पूछना चाहते हैं तो. हाँ, स्लाइड्स है, नोट्स, हाँ बिल्कुल. और हाँ, इसका आपको मैंने वो बना लिए हैं, इसके आप अभी प्रिंट लेके जाएंगे, और इसके नोट्स भी अलग से मैं भेज रहा हूं आपको. ठीक है, और इसको स्लाइड से नोट्स बना सकते हैं आप, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा बस देखना होगा. कहीं कहीं पे मैं शॉर्टकट भी मार देता हूं, कहीं कहीं पे लॉन्ग में लिखे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. आपके पास स्लाइड्स आ ही रही हैं, और बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी. तो बहुत सारी चीजें रिसर्च पेपर से डाउनलोड करके निकाली गई हैं, तो आप इनको खोना मत, इनको ध्यान रखना, और आपको देखना इसका फायदा मिलेगा. आप जब लिखोगे तो उसमें बुक्स में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है. ओके, तो चलिए, दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे.
Thank you for being in the lecture. We'll be meeting tomorrow at the same time. Till then, have a good time. Okay, bye bye.